हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आप सभी का विद्या गुरु के प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बहुत ही विनम्र अनुरोध है आपसे, अगर आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्लीज हिट कर लें। ये कंटेंट बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है और मैं हमेशा आपको एक ऐसा कंटेंट देना चाहता हूं जो एग्जाम स्पेसिफिक हो। पढ़ाने वाले बहुत है बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम स्पेसिफिक स्टडीज केवल आपको यही मिलने वाली है। अगर हमारी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के बॉटम में आप नंबर्स दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट का लिंक है, आप ऑनलाइन इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आपका टाइम बिना खर्च किए हुए। आज का पहला करंट जो आप देखेंगे वो है इंडिया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। यह रिपोर्ट कह रही है कि 2050 तक भारत को $2.4 ट्रिलियन चाहिए होंगे अगर भारत को अपने शहरों का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसको भारत को रिजिलियंट और लो कार्बन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे पोल्यूशन कम से कम हो, तो 2050 तक तकरीबन $2.4 ट्रिलियन चाहिए होंगे। इसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहां पर लॉन्च कर दिया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। और इस पॉलिसी का एम क्या रहेगा? इंक्लूसिव कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ाना, संस्थाओं को आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना और बड़े स्केल पर रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक जो ग्रामीण रोजगार है और लाइवलीहुड को जनरेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इस पॉलिसी की यह है कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव को प्रमोट की मतलब करने की बात कही गई है, जो कि फंडामेंटल राइट है। मैं सहकारी समितियों की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों, दिल्ली सरकार ने यहां पर ओलंपिक और पैरालंपिक्स को मिलने वाले प्राइज मनी को बढ़ा दिया है। तो मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर ओलंपिक या पैरालंपिक में आप गोल्ड जीतते हैं तो दिल्ली की सरकार 7 करोड़ रुपए देगी, प्रोवाइडेड आप दिल्ली के रहने वाले हो। अगर आप सिल्वर जीतते हैं तो 5 करोड़, ब्रॉन्ज जीतते हैं तो 3 करोड़। इसी के साथ जितने भी स्वर्ण पदक विजेता और जितने भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उन सभी को ग्रेड ए की सरकारी नौकरी भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, सुहानी शाह, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है हमारे लिए, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन म्यूजिशियन को यह प्राइज कभी नहीं मिला। तो मैडम को पहली बात किस कैटेगरी में प्राइज मिला है? तो कैटेगरी है ऑनलाइन मैजिक। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड मिला है फिज्म 2025 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैडम जीती है ऑनलाइन कैटेगरी में, तो फिज्म अवार्ड मिला है। फिज्म अवार्ड को जादूगरों के लिए ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये अवार्ड का नाम बताइए सर पूरा। अवार्ड का पूरा नाम है बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड। कौन देती है? ये फिज्म नामक संस्था देती है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग कहा तो 85th थी और एकदम से जंप मारकर अपन 77th पर आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की, जो जनरली हर दुनिया के पासपोर्ट को रैंकिंग देता है, ये देखकर कि कितने सारे देश आप अपने पासपोर्ट पर वीजा लिए बिना या वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। तो हमारा इंडियन पासपोर्ट इस समय भारत 59 ऐसे देश है जहां पर या तो वीजा फ्री एक्सेस है भारतीयों को, नहीं तो वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है। हालांकि दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का बताया गया है, जहां पर सिंगापुरी पासपोर्ट पर 193 देश आप वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के साथ घूम सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का एकमात्र एयरपोर्ट जो दुनिया के दिग्गज 10 एयरपोर्ट में आता है। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं? कैटेगरी है ट्रेवल और लीजर। तो ट्रेवल और लीजर कैटेगरी में दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है भारत का मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो इसका तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट है, सेकंड बेस्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है और थर्ड बेस्ट जो है वो कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अदानी ग्रुप चलाता है। नेक्स्ट आ गया इंडियन नेवी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिम्बेक्स के बारे में बताया था, है ना? तो सिम्बेक्स में भारत की तरफ से ईस्टर्न फ्लीट कमांड गई थी इंडियन नेवी की। हमारी ईस्टर्न फ्लीट कमांड के 4 जहाज गए थे जो पोर्ट ऑफ जो सिंगापुर का पोर्ट है वहां पर तकरीबन 16 से 19 जुलाई के बीच में। 4 जहाज के नाम INS दिल्ली, INS शक्ति, INS सतपुरा और INS किल्टन। तो ये वापस आ गए हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पहली बार भारत में बनी एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाई जिसका नाम रखा INS समुद्र प्रचेत
और ये जो वेसल है ये किसको दी? ये इंडियन नेवी को नहीं दी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दी। तो भारतीय तट रक्षकों को ये जो वेसल है, जिसको हमने क्या बोला, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाकर दी। तो इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद आगे चल रहा हूं, अलीबाबा का एक नया चैट जीपीटी और अपना जो चाइना का R1 था, याद करो R1 जो डीप सीक ने बनाया था, जो आपके एक तरीके से AI प्लेटफॉर्म्स है। तो दुनिया का बेस्ट AI कोडिंग मॉडल बनाया है अलीबाबा ने। क्या नाम रखा है इसका? क्वेन 3 कोडर। मतलब कोडिंग के मामले में इस प्लेटफॉर्म से बेहतर कोडिंग कोई नहीं कर सकता। ना डीप सीक R1 कर सकता है, ना ओपन AI का चैट जीपीटी कर सकता है, और ना ही इलॉन मस्क का ग्रॉक कर सकता है। गूगल की जेमिनाई तो छोड़ ही दो। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग जो है ये 25 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। तो जजेस की भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये दिन उस चीज को फोकस करता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर विमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो अफ्रीकी डिसेंट की जो महिलाएं और बच्चियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद दोस्तों 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट आ गया जी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, जो पता लगता है PLFS सर्वे से। PLF का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो करवाती है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये सर्वे आप लोगों को वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में बताता है कि कितने, मतलब भारत में वर्कर की पॉपुलेशन का इस समय क्या अनुपात चल रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और वर्कर पॉपुलेशन में कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष, ये उसके बारे में बताता है। प्लस ये भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बताता है। तो अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष से लगातार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता आ रहा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वर्कर पॉपुलेशन रेट में महिलाओं की भागीदारी भी 2019-20 के मुकाबले लगातार हर साल ऑलमोस्ट बढ़ती जा रही है। तो ये है PLFS स्टडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हमने एक कारगिल विजय दिवस पदयात्रा स्टार्ट करी, क्योंकि कारगिल वॉर को जीते भारत को 26 साल हो गए हैं। 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ी जाने वाली ये भारत की आखिरी जंग थी बेटा। तो ये पूरी की पूरी जो पदयात्रा है, इसको लीड किसने किया? तो भारत के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने, जो इस समय यूथ मंत्री भी हैं भारत के। इसके बाद दोस्तों एनिमल हेल्थ, मतलब एक तरीके से जानवरों के स्वास्थ्य के ऊपर एक 9th एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग दिल्ली में हुई, और इस मीटिंग को डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने जो है वो कंडक्ट करवाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कौन सी है? 9th। कौन सी मीटिंग है जी? एम्पावर्ड कमेटी फॉर एनिमल हेल्थ मीटिंग। किधर हो रही है ये? दिल्ली। और किसने करवाया? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवरों का स्वास्थ्य भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों कोविड-19 में जो हम लोगों ने चीनियों पर बैन लगाया था कि कोई चीनी नागरिक भारत ट्रेवल नहीं कर सकता, लगभग 5 सालों के बाद वो बैन जो है वो हम लोगों ने हटा दिया है। तो चीनी नागरिकों पर लगने वाला टूरिस्ट वीजा बैन लगभग 5 सालों के बाद भारत ने यहां पर हटाया। तो ये टूरिज्म रिवाइवल होगा इससे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस डिप्लोमेसी भी बताई जा रही है ये। और 2019 के कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बैन लगा था। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये बन गए हैं भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। 4077 दिनों का रिकॉर्ड था इंदिरा गांधी का, जो इन्होंने तोड़ा। इसी के साथ ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ नॉन हिंदी स्टेट बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसी के बाद वैसे लॉन्गेस्ट PM जो है वो जवाहरलाल नेहरू है भाई, उनका रिकॉर्ड बहुत अनब्रोकन सा चल रहा है यहां पर, उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं दिखाना चाहूं आपको यहां पर, वो यहां पर जरूर देखिएगा, उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। ये थोड़ा करंट कट रहा है, कोई नहीं, वैसे बता दूं तो लॉन्गेस्ट PM जो है वो वैसे पंडित नेहरू ही है। तो इन्होंने बस इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये पहले नॉन कांग्रेसी PM भी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये लॉन्गेस्ट नॉन कांग्रेस PM है जो सर्व कर रहे हैं भारत को इस समय, अभी भी है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। इसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने पालना योजना शुरू करी है। पालना योजना का
जो लुफ्त है वो कोई भी महिला उठा सकती है। आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपसे आपकी आर्थिक स्थिति नहीं पूछी जाएगी। तो ये पालना योजना के अंतर्गत हम लोग एक्चुअली में बच्चों को संभालने के लिए क्रेच संबंधित सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनको यहां पर डे केयर सर्विसेज जो है वो दी जा रही है। और जैसे कि मैंने बोला, महिलाओं से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो ये सभी मदर्स के लिए ओपन रहने वाली है योजना। इसके बाद दोस्तों, नासा ने यहां पर ट्रेसर्स मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया। आपको पता होगा सन की सतह से कई सारे स्टॉर्म्स निकलते हैं, सोलर स्टॉर्म्स, और ये इतने तेज होते हैं कि ये धरती तक पहुंच जाते हैं और धरती के इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि धरती तक इसकी पहुंच नहीं हो पाती क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को बचा के रखती है। तो ट्रेसर्स मिशन जो है वो अर्थ की इसी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेगा कि हमारी धरती की क्या मैग्नेटिक डिफेंस है, किस तरीके से धरती की मैग्नेटिक डिफेंस जो है वो हमको सोलर स्टॉर्म्स या पूरे ब्रह्मांड में होने वाले जितने भी स्टॉर्म्स है उससे बचाती है। तो ये ट्रेसर्स मिशन है नासा का, जिसकी फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट। ये लॉन्चिंग स्टेट देख रहे हैं आप। इसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस तो मनाया ही जाता है, मैंने अभी आपको बताया जब मैं कारगिल विजय दिवस पदयात्रा के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला करंट है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, सभी इंश्योरेंस कंपनियों को बोल दिया है कि आप सभी इंश्योरेंस कंपनियां इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत आ रही हैं। तो आपने कई बार देखा होगा, गाड़ी की इंश्योरेंस ली है आपने, हेल्थ इंश्योरेंस ली है आपने, तो आपके क्लेम पास नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी और हमें पता नहीं होता कि हमें कहां जाना है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो अब आपको यहां जाना है, इंटरनल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम के पास जाना है। यहां पर आप कंप्लेंट फाइल करोगे, आपकी अनरिजॉल्व्ड कंप्लेंट जो है वो एक दिए गए टाइम लिमिट के अंतर्गत यहां पे सॉल्व की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ओम्बड्समैन योजना केवल उन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए है जिनको भारत में काम करते कम से कम 3 साल हो गए हैं। तो एलिजिबिलिटी सुन लीजिए, अगर आपकी कंपनी को भारत में काम करते 3 साल नहीं हुए हैं तो ये योजना दोस्तों आपके लिए नहीं है। इसके बाद इंडिया का सी फूड सेक्टर, उसको 70% तक का बूस्ट मिलेगा। हमारे सी फूड जो एक्सपोर्ट है वो 70% तक बढ़ेंगे। कौन से देश में? यूके में, क्योंकि हमने पढ़ा पिछले महीने के करंट अफेयर में, हमने पढ़ा 3rd वीक के कि किस तरीके से यूके और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो मैं कई बार बोलता हूं कि 25% ट्रम्प टैरिफ के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि भारत के सामान जो यूएस की मार्केट में इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उनको और नया बाजार कौन सा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्ट्स यूएस में नहीं बिक पा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को नई मार्केट यूके दे सकता है। वो बात अलग है कि हमें और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस को खंगालने की जरूरत है अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है ये सारा ट्रेड। इसके बाद दोस्तों, सेबी ने जो बैन लगाया था जेन स्ट्रीट पर, आखिरकार वो बैन हटा दिया है। जेन स्ट्रीट आपको पता होगा अमेरिकन कंपनी जो मैनिपुलेशन के कारण इन पर बैन लगा था, मैनिपुलेट कर रहे थे प्राइसेस को, अपने हिसाब से चला रही थे स्टॉक मार्केट को। तो 4,833 करोड़ के इनके एसेट फ्रीज कर दिए थे, सॉरी माफ कीजिएगा 4,844 करोड़ के एसेट इनके फ्रीज कर दिए थे। तो जेन स्ट्रीट पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। कैसे? इन्होंने 4,844 करोड़ कैश में जेन स्ट्रीट ने कहा जमा करा दिए हैं, एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है जी? एक थर्ड पार्टी का अकाउंट होता है। मान के चलो इस समय सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट हो रहा है, तो जेन स्ट्रीट ने 4,800 करोड़ रुपए जो है वो एक अकाउंट में डलवा दिए, जिसका मालिक एक थर्ड पार्टी है जो न्यूट्रल है। तो उसका काम क्या होगा कि इन दोनों में जो लड़ाई होगी उसमें जो जीतेगा, जीतने वाले को फिर वो पैसा दे देगा। तो ऐसे में सेबी को टेंशन नहीं है कि जेन स्ट्रीट भाग जाएगा, जेन स्ट्रीट को टेंशन नहीं है कि सेबी के पास पैसा मिल गया, क्या पता वो वापस मिलता है या नहीं मिलता। तो ये एस्क्रो अकाउंट होता है। इसके बाद दोस्तों, फेडरल बैंक ने लॉन्च कर दिया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम सभी ई कॉमर्स परचेसेस के लिए। तो दोस्तों, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई चीज परचेस कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट से परचेस कर रहे हो, कार्ड से परचेस कर रहे हो, तो आपको पता होगा आपको कार्ड का नंबर, सीवीवी, ओटीपी सब डालना पड़ता है ना। मतलब तकरीबन 1 मिनट लग जाता है। साला फिर भागो और ढूंढो कार्ड कहां पर है मेरा, तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। अब यहां पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं, अपने अंगूठे के टैप से अंगूठा छाप बनिए, बस बायोमेट्रिक लगाइए, डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। और उसके लिए पहले आपको डिटेल तो फीड करनी पड़ेगी ना। तो एक बार आपको आपकी डिटेल फीड करनी है तो कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है, बायोमेट्रिक से ही आप पेमेंट कर पाओगे। तो बढ़िया सिस्टम है। तो कुछ मिनटों का काम सेकंडों में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। इसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, आपको पता होगा दुनिया भर की ये वो एजेंसी है जो मना करती है कि एथलीट्स वगैरह ऐसे ड्रग्स ना ले
जिन पर बैन लगा हुआ है। ये वो ड्रग्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। चीटिंग है ये एक्चुअली में। तो दुनिया भर के लिए काम करने वाली संस्था इस चीज के लिए जो करती है वो वाडा है, और भारत में जो इस चीज का ध्यान रखती है वो नाडा है। तो अभी भाई दिल्ली में अगर आप देखें तो एक प्रोग्राम हुआ, एक वर्कशॉप हुई, नाम क्या था इसका, इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप। इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? वैसे इंडिया में नाडा करवा रही है, बट ये है वर्कशॉप किसकी? वाडा की है। तो दुनिया भर के 11 देश भारत में उपस्थित थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, बीमा सखी योजना यहां पर यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च कर दी है। बीमा सखी योजना क्या करेगी? सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं जो हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, उन महिलाओं को बीमा सखी बनाया जाएगा। बीमा सखी का मतलब एक तरीके से एजेंट बना रहे हैं। एजेंट बनाकर वो करेंगे क्या? आपको मोटिवेट किया जाएगा कि जाओ जाओ अब इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेचो। वही इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे आप, जितनी पॉलिसी बेचेंगे उतना कमीशन कमाएंगे। तो एक एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट हो गया, सशक्तिकरण का सशक्तिकरण हो गया। यह है बीमा सखी योजना। इसके बाद दोस्तों इंडिया जो है उसने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 जो हमने सेट किया था वो हमने 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। जो आप पेट्रोल खरीदते हैं तो प्रति लीटर पेट्रोल में दोस्तों 80% ही पेट्रोल होता है, उसमें 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो प्लांट वेस्ट से जनरेट होता है, कार्बन बिल्कुल एमिट नहीं करता, तो क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूल होता है। तो मैंने बोला 1 लीटर में 20% तो एथेनॉल है, इसका मतलब मुझे 20% कम कच्चा तेल मंगवाना पड़ेगा। एक तरीके से इसको ऐसे समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। तो जिससे पैसा बच रहा है वो काम तो अपन लोगों ने पहले ही कर लिया भैया, अच्छी बात है। 2030 का टारगेट था, 25 में ही निपटा दिया। इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू आपने सुना होगा, इग्नू की पहली महिला वीसी वाइस चांसलर कौन बनी है? नाम है इनका प्रोफेसर उमा कांजीलाल। प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला वीसी। आज तक कभी संस्था की कोई महिला वीसी नहीं बनी है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुराधा ठाकुर को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया है। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भारत की सरकार ने जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो अनुराधा ठाकुर है। मैडम ने एयर इंडिया को बेचने में एक बहुत की रोल अपनाया था। जो एयर इंडिया जो टाटा ने खरीदी उसको डिसइन्वेस्ट, मतलब जो एयर इंडिया का विनिवेश करने में इनकी अहम भूमिका थी। इसके साथ इनकी अहम भूमिका थी भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को भी लॉन्च करने में, ईटीएफ। तो ये काफी अच्छी है। इसके बाद सिंगापुर की आर्मी के साथ भारत की आर्मी ने इंडिया के जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम से अभ्यास को पूरा किया। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर की मिलिट्री के बीच में होने वाला सैनिक अभ्यास है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, इंडिया ने सक्सेसफुली ड्रोन से एक मिसाइल को टेस्ट फायर करके देख लिया। यह मिसाइल एक एंटी आर्मर एंटी बंकर मिसाइल है, तो ये दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त करती है। इसमें जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है वो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, उनके द्वारा इस ड्रोन को बनाया गया है। और मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, ईश सोधी ये मेंस T20 इंटरनेशनल के तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 150 विकेट का आंकड़ा पार किया। ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। नाम क्या है इनका? ईश सोधी, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले प्लेयर हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। उसके बाद भारत की पहली मेडिकल कॉलेज जो हिंदी में लोगों को पढ़ाने वाली है। बिल्कुल पहले बैच में मात्र 50 बच्चे लिए गए हैं। रिस्पॉन्स के ऊपर होगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो नेक्स्ट बैच ज्यादा बच्चों का होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुली है ये यूनिवर्सिटी। नाम क्या है इसका? मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी। कौन चला रहा है? सरकारी है भैया, स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है जबलपुर में। यहां पर नेक्स्ट बिहार की सरकार ने यहां पर एट लास्ट सफाई कर्मचारियों की मांग के बाद एट लास्ट बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बना दिया है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिहार स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन, जो यहां पर सफाई कर्मचारियों के इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, उनको प्रमोट करने की बातें करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि इस आयोग में एक तो होगा चेयरमैन, एक होगा वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर होंगे। इन 5 मेंबर्स में से एक महिला होगी, या तो महिला होगी नहीं तो ट्रांसजेंडर होगा। तो एक महिला नहीं तो ट्रांसजेंडर 5 सदस्यों में से होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका 87वां संस्थापना दिवस सेलिब्रेट हुआ।
इसकी स्थापना 1939 में जो की गई थी, तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। आजादी के बाद 1949 में इसका नाम चेंज हुआ और सीआरपीएफ के नाम से जानी गई। भारत के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीआरपीएफ के जवान जो है ये काम करते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अता धमकी के बाद यूरोपियन यूनियन तो फंस गया भैया, और यूरोपियन यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप के यूएस गवर्नमेंट के साथ कर ली है ट्रेड डील। यही तो ये भारत को भी डरा रहे हैं, हम पर टैरिफ लगा रहे हैं ताकि हम डर जाए और इनके साथ व्यापारिक डील कर ले जिसमें घाटा हमारा ही हो, क्योंकि ये भैया तो चला रहे हैं मागा कैंपेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो देश अगर कोई है तो वो अमेरिका ही है, बाकी सब तो भैया पानी भरो। ये इस तरीके की डील करना चाहते हैं। ईयू के साथ तो कर ली है इन्होंने। स्कॉटलैंड में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप मिले, डील साइन हुई। और ऐसा नहीं है कि डील साइन होने के बाद टैरिफ नहीं लगेंगे। यूरोपियन यूनियन के तमाम एक्सपोर्ट जिसमें ऑटोमोबाइल भी आता है उस पर अमेरिका इस डील के बाद 15% टैरिफ लगाएगा। तो पहले धमकी क्या दे रहा था? पहले धमकी दे रहा था 50% लगा दूंगा टैरिफ, उसके बाद बोलता नहीं 30% लगाऊंगा, अब 15 पर आ गया। बिल्कुल भी इसके शब्दों पर आप विश्वास कर नहीं सकते। इसके बाद आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पौधा यूके के जो मोनार्क है किंग चार्ल्स III को दिया। इस पौधे का नाम क्या रखा? एक पेड़ मां के नाम पौधा। तो ये एक पेड़ मां के नाम पौधा वैसे है कौन सा पौधा? इस पौधे को आप लोग सोनोमा कहते हैं, सोनोमा ट्री, हैंडकरचीफ ट्री भी बोलते हैं आप इसे। साइंटिफिक नेम क्या है इस पौधे का? डेविडिया इनवोलुक्रता। तो ये पौधा जो है ये जो यूके के किंग है किंग चार्ल्स III, उनके एस्टेट में इस पौधे को लगाया जाएगा ऑटम, जो अपना शरद प्लांटिंग सीजन जो वहां पर होता है, ऑटम प्लांटिंग सीजन के दौरान। इसके बाद दोस्तों डीजीसीए ने यहां पर 8700 चाइनी ड्रोन, कौन से ड्रोन? DJI ड्रोन, चाइनीज DJI ड्रोन को यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, जबकि DJI ड्रोन्स तो बैन है इंडिया में। तो भाई ड्रोन रूल्स 2021 ये बोलता है कि किसी भी ड्रोन को अगर भारत में बिकना है तो उसके पास एक नंबर होना चाहिए जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये नंबर कौन देता है? DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये नंबर आपको दिया जाएगा दो आधारों पर। पहला, अगर तो आपका वेट ड्रोन का 25 किलो से कम है तो फिर तो बिना किसी इंक्वायरी के अपन आपको UAN पकड़ा देंगे कि लो भैया। और अगर 25 किलो से ऊपर है तो फिर इंक्वायरी होगी कि ड्रोन कहां से आ रहा है। तो भैया यही तो खेल गया चाइना। चाइना अपने ड्रोन्स का वेट 25 किलो से कम रख रहा है ताकि DGCA की निगरानी से बच जाए और इसको लाइसेंस मिल जाए। वो मिल गया इसे। तो अब आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में आपको ड्रोन रूल्स 2021 में बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि DJI ड्रोन्स को हम भारत में बिकने नहीं दे सकते हैं। हम इन ड्रोन्स को मानते हैं कि यह भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर 25 किलो से कम आपके ड्रोन का वेट है तो आप एग्जेम्पशन कैटेगरी में आ जाते हो, एग्जेम्प्ट हो जाते हो। आपको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि कहां से आए हो आप। इसके बाद दोस्तों AR रहमान और ओपन AI जिन्होंने चैट GPT बनाया, उसके CEO सैम ऑल्टमैन एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नाम है इसका सीक्रेट माउंटेन। सीक्रेट माउंटेन का इनिशिएटिव, ये पूरा एक इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? इसका एम है भारत में लोगों को एम्पावर करना, भारत में लोगों को, इंडियन माइंड्स को बोलना कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपके जनरेशनल चैलेंजेस को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो सीक्रेट माउंटेन AR रहमान, सैम ऑल्टमैन के बीच का एक इनिशिएटिव है। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दिव्यांशी भौमिक की। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने जीता भारत के लिए स्वर्ण पदक। इसके बाद 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट करंट आपके पास आता है, नाबार्ड की स्टडी है जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पता नहीं क्या बोल रहा है, बट ये बोल रहा है कि भैया 74% से ज्यादा ग्रामीण घरों को लगता है, मतलब ग्रामीण भारत में रहने वाले घरों को लगता है कि अगले साल उनकी इनकम बढ़ेगी। तो नाबार्ड एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल हाउसहोल्ड को लगता है कितने 74.7% कि आने वाला साल उनके लिए बेहतर होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनको लग रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बढ़िया होगी तो अनाज अच्छे से जो है वो ग्रो हो जाएगा, तो बिक जाएगा। इनको बेचारों को क्या पता कि भैया ट्रंप के टैरिफ लग गए हैं तो प्रभाव तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका पड़ेगा ही, है ना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर बेटा मुंबई में है, शज्जी केवी इसके चेयरमैन है, 1982 में इसको बनाया गया था।
इसके बाद सेबी सिक्योरिटीज, सेबी एसबीआई कैप सिक्योरिटी, सेबी नहीं एसबीआई, एसबीआई सिक्योरिटी लिमिटेड जो है, मतलब एसबीआई कैप सिक्योरिटी लिमिटेड के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है दोस्तों? नाम है इसका प्रोजीरो। तो जितने भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे का मतलब मैंने कोई सामान खरीदा तो मैं उसी दिन उसको बेच रहा हूं स्टॉक मार्केट में, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना। अगर मैंने कोई सामान खरीदा और मैं उसको 2-3 दिन के बाद बेच रहा हूं तो सर ये इंट्राडे में नहीं आता। इंट्राडे का मतलब क्या है कि जो भी व्यापार किया वो आपने एक दिन में कर लिया, खत्म कर लिया। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी काम करो बिना किसी ब्रोकरेज के करो प्रोजीरो पर, इंट्राडे ट्रेडर्स। और केवल 2 चीजों के लिए है, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। तो इक्विटी और डेरिवेटिव मार्केट में आप काम कर सकते हैं। किसने लॉन्च किया प्रोजीरो? एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चाइना ने यहां पर अपना जो 167.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डैम का कंस्ट्रक्शन है, किधर? यारलंग ज़ैंगबो रिवर के ऊपर, बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है भारत के लिए, हमारे लिए, मतलब इस डैम का होना ही हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। और ये क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि सर खतरनाक तो ये डैम है ही। यारलंग ज़ैंगबो रिवर पर ये डैम बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने वाला है। बनने के बाद 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी ये डैम जो है जनरेट कर पाएगा। इसके बाद WHO के द्वारा स्पेक्स 2030 नाम से कैंपेन शुरू किया गया। तो 2030 तक सभी लोगों को अफोर्डेबल, सस्ते में जो आई केयर सर्विसेज है वो मिल जाए, वो उनको अवेलेबल करवाना WHO का एम है स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं गीतांजलि श्री ने यहां पर पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड? पेन ट्रांसलेट अवार्ड। गीतांजलि श्री, इनका नॉवल है 2025 में जो इन्होंने लिखा, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, तो इस नॉवल के लिए गीतांजलि श्री को यह अवार्ड मिला। कौन सा? पेन अवार्ड, पेन ट्रांसलेट अवार्ड। इसके बाद दोस्तों डीआरडीओ ने यहां पर 2 लॉन्च सक्सेसफुल कंडक्ट करी प्रलय मिसाइल की। तो यह भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम है जिसके 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहां पर किए गए ये टेस्ट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा के तट के पास है। इसके बाद दिव्या देशमुख, कई बार आपने पढ़ा होगा, ये भारत की 4th यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है। मतलब वैसे तो इंडिया की यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर है, बट कही जा रही है 4th फीमेल ग्रैंड मास्टर है इन टोटल मिला के। 17 वर्ष की उम्र है इनकी और इन्होंने 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप में भारतीयों को ही हराया। तो दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराया इन्होंने। कौन, क्या नाम है इनका? नाम है इनका दिव्या देशमुख और ये बन गई भारत की 4th ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला करंट है बेटा, राइन रूअर 2025 फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। पढ़ाया था मैंने आपको पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर कुछ स्विमर्स ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े। बिल्कुल जी, तो ये खत्म हो चुका है प्रोग्राम। कहां पर हो रहा था ये पूरा यूनिवर्सिटी गेम्स? ये जर्मनी के ये डुइसबर्ग में हो रही थी। ठीक है जी, और भारत ने इन टोटल 12 पदक यहां पर जीते। तो 2 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते हम लोगों ने। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, इंग्लैंड ने यहां पर किसको हराया? स्पेन को हराया यूईएफए विमेन्स यूरो 2025 के फाइनल में। तो यूरो 2025 के फाइनल में, यूईएफए यूरो 2025 के फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने हराया स्पेन की टीम को, महिला टीम की बात कर रहा हूं। और ये इंग्लैंड में 2025 में देखा जाने वाला सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। ठीक है, तो बहुत, हर इंग्लैंड वासी ने इसको देखा। इसके बाद दोस्तों इंडिया का गोल्डन मूवमेंट है ये, क्यों? क्योंकि हमने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन, एशिया बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। तो कौन से प्लेयर ने जीती भारत की तरफ से? 2 प्लेयर हैं, तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला। तो तन्वी शर्मा और वेनेला कालागोटला ने यहां पर जीत लिया है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 भारतीय इस एक प्रोग्राम में जीते, सिंगल्स में, वो भी आई सेड सिंगल्स में। तो ये मिक्स्ड नहीं खेल रहे थे, दोनों अपना अपना टूर्नामेंट खेल रहे थे, दोनों ही जीते। तो एक टूर्नामेंट में 2 मेडल जीते जी हमने, पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रिली पोवेल ने यहां पर भारत के स्नूकर चैंपियन पंकज अडवाणी को हराया IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में, जो कि बहराइन के मनामा में हो रही थी। प्रॉब्लम क्या है कि ये जिस दिन हारे पंकज जी, उस दिन इनका 40वां जन्मदिवस भी था। तो ये अपने जन्मदिवस के दिन हार गए यार, थोड़े से नर्वस दिख रहे थे।
तो रिली पॉवेल की बात कर रहे हैं, इन्होंने हराया पंकज अडवाणी को, और रिली पॉवेल की उम्र मात्र 16 वर्ष है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंकज अडवाणी को देख के लगता नहीं है, वैसे इनकी उम्र 40 वर्ष होगी। 28 जुलाई को दोस्तों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ये दिन एक्चुअली में किसकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर देता है? तो बर्थ एनिवर्सरी है बरूच ब्लूमबर्ग की। तो बलूच ब्लूमबर्ग की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर देने के लिए 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि ब्लूमबर्ग भाई साहब ने ही हेपेटाइटिस बी वायरस का पता लगाया था और इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद दुनिया का 30 जुलाई को दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। और आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लगी पहली तो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप मेरे को देंगे वो क्वेश्चन क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कौन सा मौलिक अधिकार बैन करता है? आर्टिकल नंबर आपको कमेंट सेक्शन पर मेंशन करना है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या गुरु के, तो गो फॉर इट, कीजिए। किस चीज का वेट कर रहे हैं? कोई पैसा नहीं लगता भैया, कोई पैसा नहीं लगता। हमको बस खुशी होती है कि हाँ हम एक एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट बना रहे हैं और सही बच्चों तक वो पहुंच रहा है। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, पूरा दिन लगना पड़ता है करंट अफेयर्स को निकालने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा करंट आपके एग्जाम में ना हो जो आपने मेरे साथ इस चैनल पर ना पढ़ा। प्लस फास्ट मैनर में मात्र 30, 40, 45 मिनट की वीडियो में पूरे हफ्ते का सार मैं आपको दे देता हूं। इतना बड़ा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर कोई क्या कर रहा है, एक एक चीज के ऊपर 5-5, 6-6 मिनट, 15-15 मिनट की वीडियो बना रहा है। अरे भैया यूपीएससी की थोड़ा प्रिपरेशन करनी है आपने, एसएससी को निकालना है। एसएससी को निकालने का रामबाण इलाज विद्या गुरु पर हम करेंगे आपके साथ, और आपको जरूर आपकी ड्रीम जॉब दिलाएंगे। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।